गाइस, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर्स एंड एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आंसर लाए हैं। उससे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन भी ला चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे भी जल्दी जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि हमें वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखने हैं जो कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल और एनिमल्स की लाइफ साइकिल में होते हैं। तो इनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बोथ begin with an initial stage which is followed by several stages of its growth and development and finally death। इसका मतलब है जो दोनों की ही लाइफ साइकिल है वो एक शुरुआती स्टेज से शुरू होती है और उसके बाद जो कि बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस आते हैं इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के, और अंत में इनकी डेथ होती है। दूसरा जो दूसरी सिमिलैरिटी है वो है इन लाइफ साइकिल ऑफ बोथ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स काइंड। यानी कि जो दोनों की लाइफ साइकिल है उसमें जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो उनके काइंड यानी कि उनके जैसे औरों की कंटिन्यूटी बना के रखता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसे और पैदा करना। तो फिर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ये अपने जैसे औरों को पैदा करके अपनी कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। इनके जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। प्लांट्स इट स्टार्ट्स विद सीड जर्मिनेशन, यानी कि शुरू होता है सीड जर्मिनेशन से। जैसा हम एक्सप्लेनेशन में सीड जर्मिनेशन की बात कर चुके हैं। और एनिमल्स का इट स्टार्ट्स विद अ न्यू बॉर्न और एन एग, यानी कि ये एक नए बच्चे से या नए जन्मे से शुरू होता है। यहाँ पे आप और जोड़ सकते हैं और एन एग या फिर एग से शुरू होता है। तो फिर आगे लिखा है प्लांट्स का सीड्स जर्मिनेट्स इनटू न्यू प्लांट्स, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं नए प्लांट्स में। और एनिमल्स में इट डजंट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, क्योंकि सीड्स सिर्फ प्लांट्स में होते हैं तो फिर इसमें कोई भी सीड्स फॉर्मेशन नहीं होती है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज shows some data. Study the data and try to find out examples appropriate for the conditions given in the second and third column. If you think that an example for any of the condition given below is not possible, explain why। यानी कि इसका मतलब है जो अगले पेज पर टेबल दी गई है वो कुछ डाटा दिखाती है। उस डाटा को आपको पढ़ना है और उनके एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं जो उसमें कंडीशंस दी गई है, जो आपको सेकंड और थर्ड कॉलम में कंडीशंस दी गई हैं उनके लिए। If you think that an example for any of the condition given below is not possible, explain why। यानी कि अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एग्जाम्पल किसी भी कंडीशन की वजह से पॉसिबल नहीं है तो बताएं ऐसा क्यों। तो वहां पर दे रखा है कि कोई चीज ग्रो करती है या रेस्पायर करती है या नहीं। तो फिर इसका पहला है जो कि ग्रो भी ना करती हो और रेस्पायर भी ना करती हो, यानी कि हमें कोई भी ऐसी चीज बतानी है जो कि ग्रो भी ना कर पाए और रेस्पायर भी ना कर पाए। ऐसी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि टीवी, लैपटॉप, जो हमारी टेबल, चेयर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो हमने उसमें से एक एग्जांपल लिया है रॉक। इसके अलावा दूसरा है जो ग्रो तो नहीं करती हूँ लेकिन रेस्पायर करती हूँ। तो फिर यानी कि अपनी ग्रोथ उनकी कुछ ना हो लेकिन उन्हें सांस चाहिए या फिर
ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो फिर उसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा फायर, यानी कि आग। आग क्योंकि ग्रो तो नहीं करती है, लेकिन उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। तो फिर अगला है, जो ग्रो तो करती हो लेकिन रेस्पायर ना करती हो। तो फिर इसका भी अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है माउंटेन। तो फिर इसका मतलब है कि माउंटेन, जैसे आपको पता होगा, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो ग्रो तब भी करते हैं। क्योंकि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, और फिर वो धीरे धीरे प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसकती रहती हैं, और इसी की वजह से माउंटेन्स की ग्रोथ होती रहती है, लेकिन उनमें कोई रेस्पिरेशन नहीं होता। और अगला है जो कि ग्रो भी करती हो और रेस्पायर भी करती हो। तो फिर ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमंस और मॉस्किटोज, फ्रॉग, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल। तो हमने उसमें से एक एग्जांपल लिया है प्लांट्स। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। You have learned that different conditions are required for seed germination. How can we use this knowledge for proper storage of grains and pulses? यानी कि आपने अलग अलग कंडीशंस देखी थी सीड जर्मिनेशन की। तो हम इस नॉलेज को कैसे यूज करें प्रॉपर स्टोरेज के लिए ग्रेन्स और पल्सेस के। क्योंकि आपको पता होगा कि हमें अगर स्टोर करना है इन ग्रेन्स और पल्सेस को, तो हमें इसमें ऐसे कंडीशंस रखने होंगे जिससे कि सीड जर्मिनेशन ना हो। क्योंकि अगर सीड जर्मिनेशन होगी तो फिर वो हमारे इतना काम की नहीं होगी। तो इसका अब हम आंसर देखते हैं। To ensure proper storage of grains and pulses and prevent germination, store them in cool and dry place. यानी कि अगर आपको इनकी प्रॉपर स्टोरेज चाहिए ग्रेन्स और पल्सेस की, तो आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा जर्मिनेशन, और इन्हें कूल और ड्राई प्लेसेस पर रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, You have learned that a tail is present in a tadpole, but it disappears as it grows into a frog. What is the advantage of having a tail in the tadpole stage? इसका मतलब है कि आपने सीखा था कि जो टेडपोल है उसमें एक टेल होती है, लेकिन ये गायब हो जाती है जब वो फ्रॉग में ग्रो होता है, यानी कि फ्रॉग के रूप में आ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। What is the advantage of having a tail in the tadpole stage? यानी कि इसका क्या एडवांटेज है उस टेल का जो कि टेडपोल स्टेज में होती है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो टेडपोल होता है वो पानी में रहता है और उसे ये मदद करती है तैरने में, क्योंकि उसे तैरना भी जरूरी है, नहीं तो कोई जो कि उसे खाता है टेडपोल को, वो उसे आकर खा सकता है। उसे अपनी रक्षा के लिए स्विम तो करना पड़ता है। तो फिर इसका आंसर बहुत छोटा सा है। द टेल इन टेडपोल स्टेज हेल्प्स टेडपोल टू स्विम, यानी कि जो टेल होती है टेडपोल स्टेज में वो टेडपोल को स्विम करने में मदद करती है। हमारा अगला क्वेश्चन, Charan says that a wooden log is non-living as it cannot move. Charu counters it by saying that it is living because it is made of wood obtained from tree. Give your arguments in favor or against the two statements given by Charan and Charu. इसका मतलब है, चरण जो है वो कहता है कि वुडन लॉग जो है वो नॉन लिविंग है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती, और चारू कहती है कि वो लिविंग है क्योंकि वो वुड से ऑब्टेन की गई है, जो कि ट्री से ऑब्टेन है। तो फिर हमें कहा गया है कि हमें इनके फेवर में या फिर अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो अब हम अपना आंसर देखते हैं।
आंसर है चरण इज राइट बिकॉज वंस द वुड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री इट डू नॉट हैव एनी ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि चरण सही कहता है क्योंकि अगर एक बार जो वुड है वो ट्री से सेपरेट कर दी गई है, अलग कर दी गई है, तो फिर उसके पास कोई भी फीचर नहीं बचता है लिविंग बींग्स का। और जैसा आपको पता होगा, हमने अपने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बताया था कि अगर उनमें से कोई एक भी फीचर किसी चीज के पास ना हो, उसका मतलब है कि वो लिविंग बींग नहीं है। और यहाँ पर तो वुडन लॉग के पास कोई भी उसका फीचर नहीं है, तो फिर ये हो ही नहीं सकती लिविंग बींग। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशेस फीचर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो एंड अ फ्रॉग। यानी कि जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं उन मॉस्किटोज और फ्रॉग की लाइफ साइकिल में, हमें उन्हें बताना है। तो इसकी सिमिलैरिटीज कुछ इस प्रकार से होंगी। बोथ स्टार्ट्स देयर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एन एग। यानी कि दोनों जो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं वो एग के रूप में करते हैं। दूसरा, बोथ हैव अ लार्वल स्टेज। तो फिर इनके जो लार्वल स्टेज हैं, टेडपोल एंड लार्वा। मॉस्किटो में लार्वा होता है, इसका लार्वल स्टेज, और फ्रॉग में टेडपोल होता है। तीसरा, बोथ हैव 4 स्टेजेस। यानी कि दोनों के पास 4 स्टेजेस हैं। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। इसके डिफरेंसेस कुछ इस प्रकार होंगे। द स्टेजेस ऑफ मॉस्किटो आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। यानी कि इसके जो स्टेजेस हैं वो है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, जो कि मॉस्किटो के स्टेजेस हैं। और दूसरा दे रखा है द स्टेजेस ऑफ फ्रॉग आर स्वैम्प, टेडपोल, फ्रॉगलेट एंड एडल्ट। यानी कि जो स्वैम्प, टेडपोल, फ्रॉगलेट और एडल्ट हैं वो फ्रॉग के स्टेजेस हैं। तो फिर आप देख सकते हैं इनमें थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद अब हमारा 7th क्वेश्चन, a plant is provided with all the conditions suitable for its growth. Figure 10.9. Draw what you accept to see in the shoot and the root of the plant. After 1 week, write down the reasons. यानी कि एक प्लांट है जिसको सारी ही सुटेबल कंडीशंस दी गई हैं उसकी ग्रोथ के लिए। अब आपको बताना है कि इसकी शूट्स और रूट कहाँ जाएंगी जब प्लांट को ऐसे ही 1 वीक रखा जाएगा, और उसके रीजंस लिखने हैं। तो फिर इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। ये वो ड्राइंग है जो कि बुक में दी गई है, और ये उसका आंसर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर ये है जो ये वाली है उसमें शूट थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठ गई है और रूट नीचे हो गई है। ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें 2 रीजंस हैं। पहला कि प्लांट्स हमेशा अपनी रूट को डाउनवर्ड और शूट को अपवर्ड करते हैं, अपवर्ड ग्रो करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जो उसकी शूट होती है वो हमेशा सनलाइट की तरफ जाती है, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आ रही है इसीलिए ये ऊपर की तरफ जाएगी। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, तारा एंड विजया set up the experiment shown in the picture, figure 10.10. What do you think they want to find out? How will they know if they are correct? यानी कि जो तारा और विजया थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या पता करना चाहते थे और उन्हें क्या पता होगा अगर वो सही है तो फिर ये उसकी पिक्चर है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, they are likely to understand where the root and shoot of the plants will go. The root of the plants will go downward and the shoot will go upward. यानी कि लगता है कि वो समझना चाह रहे थे कि रूट और शूट प्लांट की कहाँ जाएंगी। जैसा आप देख सकते हैं इनको अलग अलग तरीके से रखा गया है, और
जो इसमें पूछा गया था कि उन्हें क्या पता चलेगा अगर वो, तो फिर उन्हें पता चलेगा कि जो रूट्स हैं वो नीचे जाएंगी और जो शूट है वो ऊपर जाएगा। और इसके अलावा एक 9th क्वेश्चन था कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है कि जो वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है क्या प्लांट्स की जर्मिनेशन पे। तो उसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो सेब होते हैं वो सिर्फ ठंडी जगहों पर उगते हैं, यानी कि जहां का टेम्परेचर कोल्ड हो। और जो मूंगफली देखी होगी आपने वो हमेशा गर्म जगहों पर उगते हैं जहां का टेम्परेचर हाई हो। तो फिर इससे पता चलता है कि अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी कि टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।